स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, आज की क्लास हम सीडीपी बाल विकास की बात करेंगे। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट रहेगा जो संपूर्ण सिलेबस के आधार पर रहेगा, एग्जाम पैटर्न पर रहेगा, पिछले ईयर में पूछे गए प्रश्नों के साथ रहेगा। इस प्रैक्टिस सेट में हम लार्जेस्ट 30 क्वेश्चन करेंगे और इसके पहले भी 10 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी सभी प्रैक्टिस सेट के आपके प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जिसका आई बटन पे प्लेलिस्ट भी आप सभी लोगों को मिल जाएगा। तो प्लेलिस्ट ज्वाइन कीजिए, प्लेलिस्ट में सारे सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगी, क्योंकि सभी लोग पता क्वालिफाइड करने के लिए यहाँ पे 90+ स्कोर चाहिए होता है ऑल सब्जेक्ट में से देखा जाए प्राइमरी लेवल में। तो ध्यानपूर्वक सभी लोगों को समझना है, एक एक क्वेश्चन को अटेंड करना है और सभी लोगों को फीडबैक करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और पहली बार जो भी विजिट कर रहे हैं तो शिक्षक भर्ती फैमिली को लाइक अवश्य कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सजातीय व्यक्तिगत भिन्नता को समझने में मदद नहीं करता है? पिछले ईयर में पूछा गया प्रश्न है, पिछली बार पूछा गया प्रश्न है। क्या प्रश्न पूछा गया था साथियों? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन जो है सजातीय व्यक्तिगत भिन्नता को समझने में मदद नहीं करता है। यानी आप सभी के लिए ये जानना जरूरी कि सजातीय व्यक्तिगत भिन्नता को समझने में मदद कौन करता है? मूल्य प्रणाली करता है, मौखिक एवं और गैर मौखिक संचार भी करते हैं और अधिगम की व्यवस्था और प्रक्रिया में अंतर करते हैं। लेकिन सजातीय व्यक्तिगत भिन्नता में जो बुद्धि होता है ये मदद नहीं करता है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। सभी लोग कमेंट कीजिएगा। मेरे प्यारे प्यारे शिक्षकों के प्यारी प्यारे भाइयों के प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, ब्रदर सिस्टर एंड टीचर, सभी कमेंट कीजिएगा। सभी मित्रों को जय हिंद वंदे मातरम। साथियों, आपका एक एक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। जायसवाल सर अभिनंदन स्वागत करते हैं। दूसरा प्रश्न है, शारीरिक मानसिक एवं व्यक्तित्व विकासों की मूल आधारशिला किस काल में रखी जाती है? प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या शैशवावस्था में रखी जाती है? तो शारीरिक मानसिक व्यक्तिगत विकासों की जो मूल आधारशिला होती है साथियों, यह किस अवस्था पर रखी जाती है? सभी लोग बताइएगा। अब देखिए प्रश्न पर समझिए, शारीरिक और मानसिक व्यक्तिगत विकासों के मूल आधारशिला की बात करेंगे तो शारीरिक और मानसिक दोनों दिया है। तो कहीं ना कहीं अगर मूल आधारशिला की बात करें तो किशोरावस्था ही हो जाएगा या बाल्यावस्था होगा। सभी बताइए, कन्फ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि आधारशिला की बात करेंगे तो आधारशिला आपके बाल्यावस्था में ही होगी। और बाल्यावस्था मतलब 6 से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था, जिसमें 6 से 9 पूर्व बाल्यावस्था होता है, 9 से 12 उत्तर बाल्यावस्था होता है। यह चीज़ जानना सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। सभी लोग समझ रहे हैं? आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। जीन पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? औपचारिक, संवेदीगामक, मूर्त क्रियात्मक या उपयुक्त सभी? शिक्षक भर्ती में जीन पियाजे से प्रश्न आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो जीन पियाजे जी से प्रश्न तो आता ही आता है, तभी तो पहचान पाते हैं हम कि शिक्षक भर्ती का प्रश्न है। जीन पियाजे जी, कोहलबर्ग, थॉर्नडाइक, वाइगोस्की। तो जीन पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में क्या क्या सम्मिलित होता है? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये चौथी अवस्था होती है। 11 से लेके 18 या 16 वर्ष तक की अवस्था की बात करते हैं। संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है, संवेदी गामक अवस्था जन्म से लेके 2 वर्ष तक। मूर्त क्रियात्मक होती है 7 से 11, और एक और होती, कौन सी होती है सभी लोग बताइए? तीसरी होती 2 से लेकर 7 वर्ष तक की अवस्था, द्वितीय अवस्था कहलाती है। उसका नाम क्या सभी लोग बताइए? जी हाँ साथियों, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। ये सभी जो है जीन पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, ये सारे सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न और भी लाजवाब है, क्योंकि यह रिपीट हो सकता है प्रश्न। थ्योरी ऑफ माइंड शब्दावली निम्नलिखित में से किन क्षमताओं से संबंधित है? पिछली बार पूछा गया प्रश्न। टेलीपैथिक क्षमताओं का होना, अपना और अन्य लोगों की मानसिक अवस्था, मेटा कॉग्निशन की कमी, ये दिए गए सभी विकल्प। तो थ्योरी ऑफ माइंड शब्दावली इनमें से जिन क्षमताओं से आपके संबंधित होती है वह अपना और अन्य लोगों की मानसिक अवस्था से संबंधित हो जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा में सीखना क्या होता है? देखिए प्रत्येक क्वेश्चन को जो जो पॉइंट, पता नहीं कब कौन सा पॉइंट आपको बता दिया जाएगा और वो चीज़ आपको माइंड की मेमोरी में सेव करना है, क्योंकि यही एग्जाम में आपको काम आने वाला है। क्वेश्चन आंसर सभी आप बता देंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स होते हैं वो आपको यहाँ पे मिलती है। तो एक प्रगतिशील कक्षा में सीखना कैसा होता है?
व्यक्तिगतवादी, निष्क्रिय, सक्रिय और सामाजिक, परीक्षा उन्मुख या पाठ्य पुस्तक केंद्रित। देखिए, जब आपकी नियुक्त होगी, शिक्षक बनेंगे, जब आप बच्चों को पढ़ाने जाएंगे, आपको एक प्रगतिशील कक्षा मिलेगी। उस पर जो सीखना होता है, उस पर सीखना होता है सक्रिय और सामाजिक दोनों रूपों में होता है, क्योंकि सीखने में सक्रियता रूप में भी होनी चाहिए और सामाजिक में होना चाहिए। अब आपका जवाब हो रहा है कि ये व्यक्तिवादी और निष्क्रिय क्यों नहीं होता है, क्योंकि निष्क्रिय एक निगेटिव है और सीखने में आपका निगेटिव नहीं हो सकता। तो एक प्रगतिशील कक्षा में सीखना क्या हो जाता है, सक्रिय और सामाजिक। सेकंड ऑप्शन जो दिया गया है वह आप लोगों का यहाँ पे सही हो जाए। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम में मनोविज्ञान के महत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? कि शिक्षार्थी को जानने में सहायक, शिक्षक को स्वयं को जानने में सहायक, प्रभावी अधिगम प्रक्रिया में सहायक, शिक्षक की व्यवसायिक वृद्धि में सहायक। नीचे आपके ऑप्शंस दिए गए। साथियों, जहाँ पे हम शिक्षण अधिगम के मनोविज्ञान के अगर महत्व की बात करते हैं तो शिक्षक को जानने में भी सहायक होता है, शिक्षक को स्वयं जानने में भी सहायक होता है, प्रभावी अधिगम प्रक्रिया में भी सहायक होता है, शिक्षक व्यवसायिक वृद्धि में सहायक होता है। इसलिए कहते हैं ना कि मनोविज्ञान का महत्व बहुत जरूरी है। शिक्षण अधिगम में मनोविज्ञान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न स्क्रीन पर कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बच्चों के मूल्यांकन के लिए समावेश को प्रस्तावित करती है। समूह कार्य, स्वयं आकलन, परियोजना मानकीकृत परीक्षा, मानकीकृत परीक्षा पोर्टफोलियो बनाना, मानक निर्देशित या मानदंड निर्देशित परीक्षा की बात की जाती है। तो साथियों, जब भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करते हैं 2020 से प्रश्न आना, ये तो कन्फर्म है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बच्चों के मूल्यांकन के लिए समावेश जो प्रस्तावित करती है वह क्या करती है, समूह कार्य और स्वयं आकलन। मतलब मूल्यांकन समूह कार्य द्वारा किया जाता है और समूह कार्य से बच्चों में स्वयं आकलन करने की क्षमता बढ़ती, स्वयं आकलन करने की क्षमता समूह कार्य में। अक्सर आप देखते हैं समूह में क्या है, ज़्यादातर होता है गेम होता है समूह में, तो कोई सोचता है मैं अत्यधिक बना लूँ, मैं अच्छा करूँ, तो इसलिए समूह कार्य में चीज़ें क्या है, बेनिफिट मिलती हैं सभी को, इसलिए समूह कार्य ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक जीवित व्यक्ति में एक स्थायी परिवर्तन है जो उसकी आनुवंशिक विरासत से शुरू नहीं होती है? पिछली बार पूछा गया प्रश्न, ठीक है। एक जीवित व्यक्ति में एक स्थायी परिवर्तन जो उसकी आनुवंशिक विरासत से शुरू नहीं होती है। अधिगम, परिपक्वता, प्रतिवर्त या जातिवृत्ति कार्य की बात की जाती है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि एक जीवित व्यक्ति में स्थायी परिवर्तन जो आनुवंशिक विरासत से शुरू होती है वह परिपक्वता, प्रतिवर्त और जातिवृत्ति कार्य होता है, लेकिन अधिगम से शुरू नहीं होता। अधिगम एक जीवित व्यक्ति में एक स्थायी परिवर्तन है जो उसकी आनुवंशिक विरासत से नहीं होता। बाकी परिपक्वता हो सकती है, प्रतिवर्त क्रिया, जातिवृत्ति ये कार्य हो सकते, लेकिन अधिगम यहाँ पे नहीं होगा। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगला प्रश्न है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संभावित प्रश्न है, 1 नंबर पक्का करने वाला प्रश्न है। निम्नलिखित में से आरटीई अधिनियम 2009 प्रतिनिधित्व करती है। आरटीई एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग सभी लोग जानते हैं, प्रश्न आता ही पूछा जाता है। तो आरटीई एक्ट 2009 का प्रश्न है कि इनमें से कौन जो है प्रतिनिधित्व करेगा। शिक्षा के लिए नागरिक अधिगम, बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अधिनियम, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम या नागरिकों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की बात करते हैं। तो आरटीई एक्ट 2009 का प्रतिनिधित्व कौन करता है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम। थर्ड ऑप्शन इधर राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। एजुकेशनल साइकोलॉजी कॉग्निटिव व्यू पुस्तक किस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक की है? अल्बर्ट बंडूरा, डेविड आसुबेल, बीएफ स्किनर या जीन पियाजे जी की। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी कॉग्निटिव व्यू पुस्तक जिस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक की है वह और कोई नहीं, आपके कौन से हैं, डेविड आसुबेल इज द राइट आंसर। ये काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान का कार्य नहीं होता? एमपी डेट में प्रश्न पूछा जाता है शिक्षण प्रतिमान। तो शिक्षण प्रतिमान के कौन कौन से कार्य होते हैं? पाठ्यक्रम रूपरेखा बनाना, अनुदेशात्मक सामग्री का विकास एवं चयन, शिक्षण अधिगम परिस्थिति में शिक्षक की क्रिया को निर्देशन या सामाजिक कौशल का चयन। तो आप सभी लोग जानते समझते हैं कि शिक्षण प्रतिमान के कार्य होता है पाठ्यक्रम की रूपरेखा बनाना, अनुदेशात्मक सामग्री का विकास एवं चयन होता है और इसके साथ साथ शिक्षण अधिगम परिस्थिति में शिक्षक की क्रिया को निर्देशन होता है। लेकिन आपके सामाजिक कौशलों का चयन यह शिक्षण प्रतिमान का कार्य नहीं होता है।
इसलिए सभी को ध्यानपूर्वक समझना। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। और आपको पता है शिक्षा भर्ती में कोहल वर्ग से प्रश्न आए, ऐसा हो नहीं सकता है। कोहल वर्ग के टॉपिक से प्रश्न आता है, कभी कभी 2-3 प्रश्न भी आ जाते हैं। तो कोहल वर्ग के सिद्धांत के उत्तर पारंपरिक स्तर संबंध में कौन सा कथन सही होगा? लोग अपनी ज़रूरतें इच्छाओं के आधार पर सही और गलत के बारे में निर्णय लेते हैं। लोग सामाजिक रूप से अपेक्षित नियमों में, मानदंडों में, अनुष्ठानों में, कानून के प्रशासन में, राष्ट्र के प्रति निष्ठा आदि के आधार पर निर्णय लेते हैं। ये लोग सभी व्यक्तिगत, सामाजिक, कानूनी आयामों पर सोचते हैं और बड़े पैमाने पर मानवता के बारे में सोचते हैं। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे आप लोगों का थर्ड ऑप्शन होगा, क्योंकि कोहल वर्ग के सिद्धांत में उत्तर पारंपरिक स्तर में, तो उत्तर पारंपरिक स्तर जो आपका सही हो जाता है कि लोग जो है सभी व्यक्तिगत, सामाजिक और कानूनी आयाम से परे सोचते हैं और बड़े पैमाने पर मानवता के बारे में सोचते हैं। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि शिक्षा के बारे में रविंद्रनाथ ठाकुर की मान्यताओं के बारे में कौन सा कथन सही है? कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए, प्रकृति का ज्ञान सबसे समृद्ध स्रोत है, रविंद्रनाथ ठाकुर वैज्ञानिक तरीके से जांच या तकनीक के खिलाफ थे, या कह सकते हैं कि रविंद्रनाथ ठाकुर केवल शिक्षक उद्देश्यों पर ही जोर देते हैं। देखिए रविंद्रनाथ ठाकुर जी का मान्यताओं के बारे में देखें तो आप सभी लोग जानते हैं कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो तो ये हो नहीं सकता। प्रकृति ज्ञान का सबसे समृद्ध स्रोत, बिल्कुल सही। जो प्रकृति, जो कल्चर हमें ज्ञान देती है वो सबसे समृद्ध स्रोत होता है, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। बाकी ऑप्शन जो दिए गए, रविंद्रनाथ ठाकुर जी वैज्ञानिक तरीके से जांच तकनीक के खिलाफ थे, तो खिलाफ शब्द पेडागोजी में निगेटिव, तो ये हो नहीं सकता। रविंद्रनाथ ठाकुर केवल शिक्षा पर, तो केवल शब्द भी निगेटिव होता है जानते हैं, तो केवल शब्द आए तो पहचान जाइएगा ये तो निगेटिव है, निगेटिव ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानसिक स्वास्थ्य के विषय में सत्य नहीं दिया गया है? कि व्यक्तित्व की पूर्ण एवं संतुलित क्रियाशीलता, प्रक्षेपण एवं प्रतिक्रिया निर्माण की प्रतिक्रिया, तनाव, अंतर्द्वंद एवं हताशा को कम करना, जीवन की वास्तविकताओं को स्वीकार करने एवं सामना करने की योग्यता। तो इनमें से जो कथन जो मानसिक स्वास्थ्य के विषय में सत्य ना हो, तो मानसिक स्वास्थ्य के विषय में सत्य क्या क्या दिया गया है? कि व्यक्तित्व की पूर्ण एवं संतुलित क्रियाशीलता, तनाव, अंतर्द्वंद, हताशा को कम करना, आजीवन के वास्तविक स्वीकार करने को सामना करने की योग्यता। लेकिन प्रक्षेपण एवं प्रतियोगिता का निर्माण की प्रक्रिया यह मानसिक स्वास्थ्य के विषय से संबंधित नहीं है, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं साथियों अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से कौन जो है अभिप्रेरणा के मानवतावादी दृष्टिकोण का प्रमुख सिद्धांतकार है? स्किनर, मैस्लो, वीनर या वेंगर? सभी बताइएगा। तो जो अभिप्रेरणा के मानवतावादी दृष्टिकोण का प्रमुख सिद्धांतकार कहलाता है वह मैस्लो कहलाता है। कौन हो जाएगा? मैस्लो। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग समझते जाइएगा, फीडबैक करते जाइएगा, अपनी तैयारी को कई गुना बढ़ाते जाइएगा, क्योंकि एग्ज़ाम कैसा है, आप तो क्वालिफाइड 101% आपको करना है, इसलिए मेहनत जारी रखिएगा। इनमें से कौन सा विद्यालयी प्रभावशीलता के मूल निर्धारक कारक है? विद्यालय प्रभावशीलता एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से शिक्षक वर्दी में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनमें से आपको बताना कि विद्यालय प्रभावशीलता का मूल निर्धारक कारक शिक्षक, पाठचर्या, प्रबंध तंत्र या उपयुक्त सभी। देखिए विद्यालय प्रभावशीलता में तो शिक्षक भी होता है इम्पोर्टेंट, पाठचर्या भी और प्रबंध तंत्र भी इम्पोर्टेंट, तभी तो विद्यालय में शिक्षा का प्रचार प्रसार हो सकता है, पढ़ाई हो सकती है, इसलिए उपयुक्त सभी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 60 से 70% लोग ऑलरेडी कहीं ना कहीं बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत अच्छी चीज़ है। शिक्षा में व्यवहारवाद का विचार किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? विलियम जेम्स, जॉन वाटसन, थॉर्नडाइक, कोहलर। और 4 एक ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो इनसे प्रश्न आता है, पूछा जाएगा। इनसे जो है 1 से 2 प्रश्न आना है, ये कन्फर्म है, याद कर लीजिएगा प्लीज़। विलियम जेम्स, जॉन वाटसन, थॉर्नडाइक और कोहलर। ठीक है, तो यहाँ पे व्यवहारवाद का विचार अगर बात रहती तो सभी लोग जानते हैं व्यवहारवाद में के जनक कौन है? जेबी वाटसन जी है। बी ऑप्शन। तो व्यवहारवाद का विचार किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? वाटसन ने दिया। अगला प्रश्न है कि पियाजे जी द्वारा दिए गए नैतिक विकास के निम्नलिखित चरणों में किस चरण के दौरान पुरस्कार और दंड बच्चे के नैतिक विकास को नियंत्रित करता है?
अब देखिएगा यहाँ पे, पुरस्कार और दंड बच्चे के नैतिक विकास को नियंत्रित करता है। व्यक्तित्व क्रम, परैत्ताधिकार या परैत्तता पारस्परिकता की बात करते हैं, या स्वायत्ता किशोरावस्था की बात करते हैं। तो नैतिक विकास के चरणों में जिस चरण के दौरान पुरस्कार और दंड बच्चे के नैतिक विकास को नियंत्रित करता हुआ परैत्ताधिकार कहलाता है। क्या होगा? परैत्ताधिकार। बी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है? यानी ये जानना जरूरी है कि संवेगात्मक बुद्धि के कौन कौन से आयाम हैं। तो संवेगों का प्रत्यक्षीकरण, मूल्यांकन, अभिव्यक्ति, संवेगों की समझ और विश्लेषण, समस्या समाधान की जन्मजात क्षमता, चिंतन का संवेगात्मक सुगमीकरण। तो संवेगात्मक बुद्धि का आयाम पूछा गया। तो संवेगात्मक बुद्धि का समस्या समाधान की जन्मजात क्षमता ये नहीं होती। कोई भी समस्या का हल निकलने के लिए जन्मजात क्षमता नहीं होती। उसके लिए संवेगों का प्रत्यक्षीकरण, मूल्यांकन, अभिव्यक्ति होती है, संवेगों का समझ और विश्लेषण होता है, चिंतन संवेगात्मक सुगमीकरण होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थर्ड ऑप्शन यही होगा कि संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है, तो समस्या समाधान की जन्मजात क्षमता ये आपके संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गार्डनर के बहुबुद्धिमत्ता के सिद्धांत के अनुसार एथलीटों के लिए निम्नलिखित में से किस बुद्धिमत्ता की अपेक्षा की जाती है? भाषाई, पारस्परिक, प्रकृतिवादी या शारीरिक गतिशीलता की बात की जाती है। तो गार्डनर के बहुबुद्धिमत्ता सिद्धांत के अनुसार देखा जाए एथलीटों में जिस बुद्धिमत्ता की अपेक्षा की जाती है वह कहलाता है शारीरिक और गतिशीलता। फोर्थ ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग समझ गए? आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रभावी के निम्नलिखित तत्वों को उनके सही क्रम में व्यवस्थित करना। तो सही क्रम क्या होता है? आधा यानी पहले निवेश होता है, इसके बाद प्रक्रिया होती है, इसके बाद प्रदा उत्पाद होता है, बाद में पर्यावरणीय संदर्भ होता है। यानी कि जो आपका फोर्थ ऑप्शन दिए गए 3241 वह आपका सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से कौन सा स्तर लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में नहीं? तो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में स्तरों की बात करते हैं तो आपने परंपरागत स्तर पढ़ा होगा, पूर्व नैतिक स्तर पढ़ा होगा, आत्म अंगीकृत नैतिक स्तर पढ़ा होगा, लेकिन क्रियात्मक स्तर आपने नहीं पढ़ा है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थर्ड ऑप्शन सही होगा कि नैतिक विकास का सिद्धांत नहीं होगा, बाकी तीनों हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, पियाजे जी के अनुसार नैतिक विकास की अवस्थाएं क्या इंगित करती हैं? संक्रमण अवस्था, संकल्पना अधिगम अवस्था, रचनात्मक अवस्था या आत्म केंद्रित अवस्था। नीचे आपके कोड वर्ड दिया रहेगा, आपके दिए रहेंगे। तो पियाजे जी के अनुसार नैतिक विकास की अवस्थाएं क्या इंगित करती हैं? संक्रमण अवस्था और आत्म केंद्रित अवस्था, यानी 1 और 4। थर्ड वाला ऑप्शन जो दिया गया वह आपका ऑलरेडी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है कि मूल्यांकन उद्देश्यपूर्ण होता है। मूल्यांकन उद्देश्यपूर्ण कब होता है? यदि छात्रों ने अच्छे अंक हासिल किए हैं, परीक्षा में प्रश्न संतुलित है, छात्रों और शिक्षकों के लिए एक प्रतिक्रिया के रूप में कार्य है, या दिए गए सभी विकल्प। तो मूल्यांकन उद्देश्यपूर्ण होता है कब होता है? यदि छात्रों और शिक्षकों के लिए एक प्रतिक्रिया के रूप में कार्य हो। थर्ड ऑप्शन इधर राइट आंसर। अगला ऑप्शन, इनमें से कौन सी अवधि एज ऑफ प्यूबर्टी कहलाती है? 6 से 9, 10 से 12, 13 से 16, 17 से 19। जी हाँ, एज ऑफ प्यूबर्टी ये सभी लोग शब्द जानते होंगे। यौना आरंभ कहते हैं जिसे, यौन का आरंभ होना। ठीक है, तो यौन का आरंभ होना सबसे जानते हैं, जिसमें सबसे बच्चे भटकने की अवस्था जिसे बोला जाता है। यही अवस्था जहाँ लड़के और लड़कियाँ भटकते हैं, क्योंकि इसमें क्या परिवर्तन होता है? सभी लोग बताइए। आपके शारीरिक काफ़ी सारे परिवर्तन होते हैं, विकास होता है आपके शरीर का, बच्चों के शरीर का विकास होता है, इसलिए भटकने की अवस्था कहलाती है। और बच्चे अक्सर 20 वर्ष तक ही भटकते हैं। 20 वर्ष के बाद फिर बच्चे में समझ आ जाती है ये कुछ नहीं है, पढ़ाई करो, सफलता प्राप्त करो, इसके बाद तो सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री की उपादेयता से संबंधित नहीं है? याद रखिएगा। प्रत्यक्ष अनुभव का अच्छा विकल्प, शिक्षण के मूल्यांकन की प्रक्रिया में सहायक, विषय वस्तु स्पष्टता, कक्षा कक्ष वातावरण को जीवंत एवं सक्रिय बनाना। तो साथियों, जो कथन हमारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की उपादेयता से संबंधित है वह प्रत्यक्ष अनुभव का अच्छा विकल्प होगा, विषय वस्तु की स्पष्टता होगी और कक्षा कक्ष वातावरण को जीवंत और सक्रिय बनाना होगा। लेकिन विषय वस्तु की स्पष्टता ये आपका बिल्कुल भी होगा, लेकिन शिक्षण की मूल्यांकन की प्रक्रिया में सहायक, ये आपके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उपादेयता से नहीं होगा। ठीक
ठीक है, चलिए सभी लोग समझ गए। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, शिक्षक प्रभावी अनुदेशन प्रदान करने हेतु जिन स्रोतों का प्रयोग करता है उन्हें कहते हैं शिक्षण सामग्री, द्वितीयक स्रोत, प्राथमिक स्रोत, शिक्षण तकनीकी। तो आप सभी लोग शिक्षक बंधु हैं, तो शिक्षक प्रभावी अनुदेशन प्रदान करने हेतु जिन स्रोतों का प्रयोग करता है उनको ही शिक्षण सामग्री बोला जाता है। क्योंकि आप किन स्रोतों का प्रयोग करेंगे, जो स्रोत प्रयोग होंगे उसको ही शिक्षण सामग्री बोला जाएगा। क्योंकि आप प्रयोग कर रहे हैं कहीं ना कहीं पढ़ाने के लिए प्रयोग करेंगे, उसको ही शिक्षण सामग्री बोला जाता है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रगतिशील शिक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया केंद्र में किसे स्थान देती है? विद्यार्थी, अध्यापक, अभिभावक या परीक्षाएं? सभी लोग बताइएगा। देखिए, प्रगतिशील शिक्षा की बात की जा रही है यहाँ पे। तो प्रगतिशील शिक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के केंद्र में स्थान देती है, वह हमारा कहलाता है विद्यार्थी, स्टूडेंट्स। आपने कई चीज़ों में पढ़ा होगा स्टूडेंट पावर। तो प्रगतिशील शिक्षा में बालक बालिकाएं बालक केंद्रित शिक्षार्थी केंद्रित होती है और केंद्र में क्या होता है? बालक, इसलिए बालक केंद्रित। एक माध्यमिक कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा अभिप्रेरित करने वाले अर्थपूर्ण शैक्षिक कार्य वह होते हैं जो बिल्कुल चुनौतीपूर्ण नहीं होते, मध्यम चुनौतियाँ प्रस्तुत करते हैं, बेहद चुनौतीपूर्ण होते हैं या पुनरावृत्ति या उबाऊ होते हैं। तो एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में विद्यार्थी को सबसे ज़्यादा प्रेरित करने वाले अर्थपूर्ण शैक्षिक कार्य वे होते हैं जो मध्यम चुनौतियाँ प्रस्तुत करते हैं। क्या है? मध्यम चुनौतियाँ। क्यों? क्योंकि यदि बच्चों के शिक्षण प्रक्रिया के दौरान छोटी छोटी चुनौतियाँ जो चैलेंज अगर आते हैं तो वे बच्चे कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं, मोटिवेट होते रहते हैं और आनंदपूर्वक करते हैं। अब अचानक आपको टफ कोई दे दिया जाएगा, बच्चों को थोड़ा वो डरेंगे कि ये बहुत कठिन है, अरे भैया बहुत कठिन पेपर आ रहा है, पापा मम्मी बहुत कठिन पेपर आता है। लेकिन थोड़ा सा कठिन दे, जो आधा जाने और आधा ना जाने, तो बच्चे इंटरेस्ट होगा, अरे ये तो मैंने पढ़ा है लेकिन आगे क्या होता है वो सोचेगा बच्चा, फिर अपने अनुसार वो उसको लिखेगा, पढ़ेगा, समझेगा। ये चीज़ बेनिफिट होती है। अगला, सामाजिक और रचनावादी परिवेश के द्वारा परिलक्षित होता है। बैठने की स्थिर व्याख्या और मानकीकृत, पाठचर्या, अध्यापक केंद्रित शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियाँ, कंठस्थीकरण बल, विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियाँ, ज्ञान सृजन हेतु अनुकूलन परिवेश, या कह सकते हैं कि सांस्कृतिक रूप से अप्रासंगिक पाठचर्या, परीक्षा केंद्रित और शिक्षण शास्त्रीय प्रविधि। तो सामाजिक और रचनावादी परिवेश के द्वारा जो परिलक्षित होता है वह विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियाँ, ज्ञान सृजन और अनुकूलन परिवेश होता है। अनुकूल परिवेश ये एक पॉजिटिव है, क्योंकि कंठस्थीकरण सभी लोग जानते हैं निगेटिव हो जाएगा। बैठने की स्थिर में व्याख्या ये भी निगेटिव हो जाएगा। अप्रासंगिक दिया गया है ये भी निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव समझना है। इसलिए सामाजिक और रचनावादी परिवेश के द्वारा जो परिलक्षित होगा वह क्या होगा? विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियाँ, ज्ञान सृजन हेतु अनुकूल परिवेश। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो आई होप सभी लोग अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। और ये 30 क्वेश्चन में आप लोगों ने कितना स्कोर प्राप्त किया ये भी आप लोगों को कमेंट करके फीडबैक करके बताना है। और जिनका भी स्कोर अगर 25 प्लस आ रहा है तो वाकई में आपकी बेस्ट प्रिपरेशन चल रही है। और कहीं ना कहीं अगर कम स्कोर है तो आप सभी क्लासेज ज्वाइन कीजिए, हो सके हमारी टॉपर नोट्स भी आप मंगवा लीजिए। टॉपर नोट्स आपको प्राप्त हो जाएगा PDF में। और ये टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए केवल आपको व्हाट्सएप करना है 9630689598 9630689598। इस पर केवल व्हाट्सएप करेंगे, कॉलिंग मत कीजिएगा। देखिए व्हाट्सएप करेंगे पूरा डिटेल मिल जाएगा। धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम।